हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली टू टर्म से मिलकर बना है। एक है पॉली और दूसरा है आपका नोमियल्स। पॉली मीन्स होता है मेनी, यानी बहुत सारे, और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि जो उसके टर्म्स होते हैं वो 1 2 3 इस टाइप के टर्म्स। तो ऐसे मतलब शब्दों को मिला के बना है पॉलिनोमियल्स, मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक होती है इसके अंदर रियल नंबर्स के साथ में किसी एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है, किसी एक वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है कि एक या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स यहाँ हो सकते हैं। रियल नंबर्स मतलब जैसे बहुत सारे नंबर्स जो आपके जिन्हें आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 2 लिख दिया, या मैंने √3 लिख दिया, या मैंने 5 लिख दिया, कुछ भी नंबर्स, वो सारे चाहे रैशनल हो या इरेशनल, वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। और जब इनका मल्टीप्लाई होता है किसी वेरिएबल के साथ में, जैसे A B C D एंड सो ऑन, जो भी आपके हैं जिन्हें आप नंबर्स से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, यानी जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। जैसे A की वैल्यू सॉल्व करेंगे, कभी B आई, कभी 2 आई, कभी 3 आई, कभी 5 आई, वेरी कर रही है। तो इन जो दो चीज़ों से मिलके बनता है वो आपका पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका टर्म है, जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया 3x², ये आपका एक पॉलिनोमियल टर्म हो गया। और जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 5x+2, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। तो अब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? ये स्क्वायर बना है, यहाँ पे एक ही है लेकिन इसमें एक टर्म है, यहाँ पे दो है। तो इस टाइप के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न होता है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल में आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, और इसमें बेसिकली एक रियल नंबर और एक वेरिएबल होता है। और अगर कोई केवल ऐसे सिंपल ऐसे केवल मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, और ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में आप कहेंगे कि 1 तो ऑलवेज हिडन रहता है। और 1 जो है ये क्या होता है, किसी की भी पावर को अगर आप 0 लिखिए, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी की भी वैल्यू जो भी हो, उसकी अगर पावर में कुछ नहीं है, पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कन्फ्यूज मत होइएगा, किसी ही वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 लिखा है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3x की पावर 0। तो यहाँ पर आ गया एक रियल नंबर और एक आपका वेरिएबल। तो जो रियल नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है वही आपका पॉलिनोमियल होता है। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स हुआ। अब इसको हम लोग डिवीज़न करके देखते हैं पॉलिनोमियल्स में क्या क्या डिवीज़न होते हैं। सो देखिए, पॉलिनोमियल्स में एक उसके टर्म्स के बेसिस में डिवीज़न होता है और एक उसके डिग्री के बेसिस में डिवीज़न होता है। टर्म्स का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हम कुछ वैल्यू लिख रहे हैं, मान लीजिए देखिए एक वेरिएबल, एक रियल नंबर है और एक वेरिएबल हो गया। और जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सपोज़ 5x लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया 7y लिख दिया, या मैंने मान लीजिए लिख दिया 8a लिख दिया। तो ये जो भी नंबर्स हैं आपके, इनके टर्म कितना है, एक टर्म है। देखिए यहाँ पर सिर्फ सिंगल पद है, पद यानी टर्म्स, ठीक है, वन ही टर्म है, बस 2x है, 5x है, 7y है, 8a है। तो इस टाइप के जो भी टर्म्स होते हैं इसे मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल्स। तो ये आपके मोनोमियल्स हैं, बहुत सारे हैं, मोनोमियल्स हैं, क्योंकि इनमें क्या है, सिर्फ मोनो यानी सिंगल, मियल मीन्स आपको मैंने बताया था, नॉमियल मैंने बताया था ना, नॉमियल्स मीन्स टर्म होता है। तो ये यानी एक सिंगल टर्म्स हैं, इनमें सिंगल टर्म्स होने की वजह से ये आपका क्या है, एक मोनोमियल है। ऐसे ही आप में अगर दो टर्म हो गए, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 2x+1 कर दिया, इसमें दो टर्म आ गए। या फिर मैंने कह दिया मान लीजिए 5x+9 कह दिया, और या फिर मैंने कह दिया मान लीजिए 7, या मैंने कह दिया मान लीजिए 8y प्लस एक मान लीजिए 9 कह दिया। तो ऐसे जिसके दो टर्म्स होते हैं, देख रहे हैं आप, दो टर्म्स हैं, इन सबके कितने हैं, एक 2x है और एक +1 है, एक 5x एक 9 है, एक 8y है और 9 है। जिसके दो टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। तो ये आपका बाइनोमियल टर्म है, सबके एक टर्म है, दो टर्म्स हैं। ऐसे ही आपके 3 टर्म वाले भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया मान लीजिए 3x² + 5x+9, ये आपका क्या हो गया, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म आ गए। ऐसे ही मान लीजिए मैंने कह दिया 5x³ + 7x² + 9,
तो यहाँ पर ये 3 टर्म हो गए, 1 2 3। यहाँ आपको ये वेरिएबल्स की पावर को नहीं काउंट करना है, बल्कि बस आपको देखना है कि इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं आप 3 टर्म्स आ रहे हैं, तो इसे आप कहेंगे ट्राइनोमियल। तो इस टाइप के तो बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स बन सकते हैं। तो हम उन्हें कितनी बार काउंट करें, तो हम ऐसे टर्म्स को जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे उन्हें हम पॉलिनॉमियल्स कह देंगे। तो बेसिकली 3 तक का तो आप नेम लिख सकते हैं, उसके बाद का नाम लिखना बहुत टफ हो जाएगा। तो आप उसको बेसिकली बस एक ये शब्द बोलेंगे कि वो है पॉलिनॉमियल। तो ये हो गया आपका पॉलिनॉमियल्स जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। अब हम डिग्री की भी बात कर लेते हैं। डिग्री मीन्स होती है किसी के ऊपर जो पावर लगा होता है, वो डिग्री होती है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके सबके ऊपर 1 पावर है, वेरिएबल्स की पावर काउंट होगी, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा रखिएगा, इस चैप्टर में जो भी पढ़ना है आपको सब कुछ वेरिएबल पे डिपेंड करता है। यहाँ पर कितने इसके ज़ीरोज़ आएंगे, कितने इसके क्या भी सोल्यूशन होंगे, सबके सब इनके वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। तो मेनली हमारा जो चैप्टर है वो इसकी डिग्री पर ही है। और अब डिग्री के बेसिस पे बहुत सारे पॉलिनॉमियल्स हो सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट हो सकता है लीनियर पॉलिनॉमियल या लीनियर इक्वेशन जिसे आप कहते हैं। लीनियर मतलब एक सिंगल लाइन, यानी जिसमें वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ 1 होती है। जैसे मैंने कह दिया 2x + 3, ये एक लीनियर इक्वेशन बनाएगा, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू 1 है। अब जैसे मैंने कह दिया मान लीजिए 5x + 4, ये एक लीनियर इक्वेशन बनाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 8x या फिर 8x + 9y, ठीक है। ये वेरिएबल यहाँ पर आप देख रहे हैं भले ही 2 हैं, लेकिन इनकी पावर कितनी है 1। डिग्री, ये इनकी डिग्रीज देख रहे हैं, सबकी क्या है 1 है, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, यानी जिनके ऊपर जो डिग्रीज होती हैं वो 1 होती है। तो ऐसे पॉलिनॉमियल को लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपका लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। और लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन को आप कितनी टाइम्स लिख सकते हैं, इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है जिसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये लीनियर है। तो जो भी ax + b के फॉर्म में आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, लीनियर होगा। एक कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है कि a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ऐसे कह दिया, मान लीजिए 0x कर दिया और +y कर दिया, तो y नहीं, मान लीजिए 8 कर दिया, तो आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ये लीनियर है, क्योंकि 0x नहीं होना चाहिए। x का जो वेरिएबल है मेनली ये पूरा लीनियर उसी पर डिपेंड ही कर रहा है, लीनियर यानी 1 पे डिपेंड कर रहा है। और ये 1 वाला जो वेरिएबल जो है वो अगर गायब ही है, यहाँ पर 0 ही है, तो फिर वो आपका लीनियर इक्वेशन थोड़ी रह जाएगा। अब यहाँ पर आपका कुछ एक टर्म होना ज़रूरी है, मतलब x की जगह पर यहाँ पर जो a का वैल्यू है, x के साथ जो वेरिएबल लगा, मतलब x के साथ जो भी रियल नंबर लगे होते हैं उनकी वैल्यू होनी ज़रूरी होती, तभी वो आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ऐसे ही आपका दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है। ऐसे लीनियर इक्वेशन है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। सभी इक्वेशंस ही होते हैं आपका। तो क्वाड्रेटिक मतलब 2, जिसके ऊपर 2 होती हैं पावर्स। जैसे आपका मान लीजिए एक है 3x² + 5x + 9, ये हो गया क्वाड्रेटिक। और मान लीजिए जैसे 5x² + 2, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 3x², ये भी क्वाड्रेटिक है। तो आप ये मत देखिए कि इनका टर्म 1 है, ठीक है, या टर्म्स 2 है या टर्म्स 3 है। ये टर्म्स के बेसिस पे नहीं डिवाइड किया गया है, ये डिवाइड किया गया है इनके पावर्स के बेसिस पे। आप देख रहे हैं इन सब के ऊपर जो पावर्स लगी हैं, देखिए सबके ऊपर कितनी है, सबके ऊपर सिंगल पावर है, डबल पावर है। देखिए इन सब के ऊपर डबल पावर, और जो हाईएस्ट पावर होती है उसी के बेसिस पे एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन जो होता है वो डिफाइन किया जाता है। मतलब इसके हाईएस्ट पावर को काउंट करेंगे तो सबके ऊपर 2 आ रहा है, तो यही आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसे देख के आप समझ जाएंगे कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर रहा है या नहीं। तो उसका फॉर्म होना चाहिए ax² + bx + c। यहाँ पर भी कंडीशन यही है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो स्क्वायर के साथ लगा हुआ कोफिशिएंट होता है, मतलब स्क्वायर x² वाला जो है वेरिएबल के साथ जो लगा हुआ कोफिशिएंट है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, और वो हट जाएगा तो सिर्फ इतना बचेगा, और ये तो लीनियर जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। ऐसे ही आपका एक होता है थर्ड, उसे आप बोलते हैं क्यूबिक।
क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्यूबिक में वही है जैसे अभी तक आप देख रहे आ रहे हैं, लीनियर में वेरिएबल की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की वैल्यू 2 होनी चाहिए, वैसे ही क्यूबिक में वेरिएबल्स की वैल्यू 3 होनी चाहिए। जैसे मैंने कह दिया मान लीजिए 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, ये क्या है आपका, ये आपका है कि बेसिक एक क्यूबिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3x क्यूब एक क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, ये भी है, ठीक है। अब इसमें ये ऐसा मान लीजिए मैंने कह दिया 5x क्यूब क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, तो ये भी है, सब है, ठीक है। इसका भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे टर्म्स आपके इक्वेशन में देखने को मिल ही जाए। जैसे यहाँ पर देखिए सिर्फ अकेला क्यूब वाला ही इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ पर पूरा देखने को मिल रहा है, तो ये एकदम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्यूबिक नहीं है, सब के सब क्यूबिक हैं, क्योंकि यहाँ पर भी a इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना ज़रूरी है। क्यूब वाला टर्म जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन जो है क्यूबिक नहीं रह जाएगा। तो इस टाइप का जो आपका होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसे आपके बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप इन्हें जो है 3 तक ही बेसिकली आपके पेपर में भी आता है और 3 तक ही आप लोग याद रखते हैं। अब उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका उसे पॉलिनोमियल्स काउंट में आ जाएगा, तो उन्हें आप पॉलिनोमियल्स कह देंगे। तो यहाँ पर टर्म्स या फिर आप पावर भी बोल सकते हैं, क्योंकि पावर बोलना इसलिए ज़रूरी है, अगर हम टर्म्स के बेसिस पे बहुत सारे इक्वेशंस बनाएंगे तो वो ये आपका हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल। और जो पावर के बेसिस पे यानी डिग्री के बेसिस पे, पावर या फिर इसे डिग्री बोल सकते हैं, पावर या डिग्री के बेसिस पे जो आपका डिवीजन होता है वो आपका होता है डिग्री के बेसिस पे डिवीजन, तो भी वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन 2 टाइप्स की हो सकती हैं, लेकिन आपको मेनली समझना यहाँ पर है क्वेश्चंस आपके इस पे और इस पे आएंगे, और लेकिन आपको सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। अब एक बात और ध्यान से समझिए, जैसे अगर आपकी कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, अब मान लीजिए मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक लिख रही हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो इनके ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर होती है, यही इनकी क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है। मतलब इनके जो ज़ीरोज़ होते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनके जो ज़ीरोज़ होंगे वो 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। जिनका वेरिएबल पे जितना हाईएस्ट उस इक्वेशन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसके ऊपर जितनी पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर वाली वेरिएबल होगी, उस इक्वेशन के उतने ही ज़ीरोज़ आते हैं। ज़ीरोज़ कितने आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे। अगर मैंने कह दिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो इनके ज़ीरोज़ कितने होंगे, इनके ज़ीरोज़ होंगे 3। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको ज़ीरोज़ ही फाइंड करने पूरे क्वेश्चंस में। तो ज़ीरोज़ वगैरह का आपको बहुत अच्छे से मतलब क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो ज़ीरोज़ यहाँ पे 3 होंगे, क्योंकि इसकी पावर में कितना है, 3 है। पावर अगर 2 होगी तो ज़ीरोज़ 2 होंगे, पावर 3 होगी तो ज़ीरोज़ 3 होंगे। पावर अगर आपका 0 है तो उसका ज़ीरोज़ कुछ भी नहीं होगा, उसका ज़ीरोज़ क्या होगा, 0 होगा, उसका ज़ीरोज़ क्या होगा, 0 होगा। अगर पावर में आपका मान लीजिए 5 है तो उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 5 ज़ीरोज़ होंगे। मतलब समझ लीजिए कि वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है, जो इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर वाली वेरिएबल होती है, वही उसका ज़ीरोज़ होता है, उतना ही ज़ीरोज़ होगा। वो ज़ीरोज़ कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उनकी 2 ही ज़ीरोज़ बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक अल्फ़ा और बीटा, बेसिकली यही ज़ीरोज़ मान लेंगे। इसका मान सकते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। मतलब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट ज़ीरोज़ कितने आएंगे, सिर्फ 3 आएंगे। इसमें कितने आएंगे, सिर्फ 2 आएंगे। तो इस तरह का आपका ये इक्वेशन होता है। अब इसमें एक चीज़ और भी होती है, क्वेश्चंस और आते हैं आपके, एक फार्मूला बेस्ड होता है, उसे भी समझ लीजिए। फॉर्मूला आपका ये है कि क्वेश्चन आपका आएगा कि उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना होगा। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है। तो बेसिकली अगर लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो आपको पता है, मैंने अभी बताया, इसका स्टैंडर्ड ax प्लस b होता है। यानी यहाँ पर जो इसका इसमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन होता है वो होता है माइनस इन ब्रैकेट में कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट टर्म है और ये x के साथ जो भी वैल्यू लगी होती है वो उसकी कोफिशिएंट होती है। फिर से सुनिएगा, जो x के साथ लगी होगी, एक्स स्क्वायर के साथ लगी होगी, क्यूब के साथ लगी होगी, वो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं। और जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है, क्योंकि वो फिक्स है, उनकी कुछ वैल्यू नहीं हो सकती है। जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए 5x प्लस 3 है, तो 5x प्लस 3 में यहाँ 3 एक कांस्टेंट टर्म है ना, 3 तो वेरी नहीं कर सकता, ये वेरी कर सकता है 5x, क्योंकि इसकी वैल्यू x पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन ये होता है।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जीरोस और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसमें सम ऑफ जीरोस, यानी कि इनके, मैंने अभी आपको बताया कि इनके कितने जीरोस हो सकते हैं, इनके जो जीरोस होंगे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 जीरोस हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनके हम जीरोस अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा इनके जैसा कि 2 जीरोस हैं, तो ये जो 2 जीरोस आपके आएंगे वो इस टाइप से आप कुछ भी हो सकती है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, लेकिन होंगे कितने, सिर्फ 2 जीरोस होंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जब जीरोस के और कोफिशिएंट का बीच का रिलेशन तो होता है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट में माइनस होता है। तो इसको शॉर्टकट में माइनस बी अपॉन ए बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बी है एक्स का लगा हुआ कोफिशिएंट और ए है एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ कोफिशिएंट। तो माइनस बी अपॉन ए, इसको बेसिकली इसी से याद रखने का तरीका है आपको। लेकिन अगर नहीं उसमें दिया है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी होगी कि होता क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं जीरोस के, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ क्वाड्रेटिक का कांस्टेंट टर्म सी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ जो वैल्यू है वो ए है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, तो सी अपॉन ए होता है। ऐसे क्यूबिक का भी होता है फॉर्मूला। क्यूबिक में 3 वेरिएबल्स, मतलब 3 जीरोस होंगे। मैंने आपको बताया कि जिनके ऊपर जितनी पावर होती है उनकी उतने ही जीरोस होते हैं। तो क्यूब लगा है तो 3 जीरोस होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अल्फ़ा बीटा और गामा, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एक आपका क्या है, स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन है। इसमें आपके अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी आपका जीरोस का जो सम होता है वो होता है माइनस इन ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, तो ए है, तो माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपका यहाँ पर ऐसे देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका जो कोफिशिएंट और वेरिएबल के साथ मतलब जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। माइनस नहीं लगाएंगे, ओके, माइनस सिर्फ केवल सम वाले में लगता है, ठीक है, सम में सिर्फ माइनस लगता है, बाकी किसी में नहीं। तो इसका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पर सी है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, तो सी अपॉन ए। ऐसे ही आपका अल्फ़ा बीटा और गामा, यानी इनका प्रोडक्ट जो होता है वो डी अपॉन ए होता है, माइनस में डी अपॉन ए होगा। यहाँ पर सिर्फ क्यूब वाले में 2 माइनस होते हैं, इनमें माइनस नहीं होता, तो यहाँ माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ आपका माइनस होना चाहिए कांस्टेंट टर्म, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है आपका ए, तो ये आपका वैल्यू होता है। तो इस तरह से जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी पर ही बेस्ड है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो वीडियो कैसा लग रहा है लाइक करके ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स से बता दीजिएगा कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।